बच्चों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे 12वीं भौतिक शास्त्र का अध्याय 1 स्थिर विद्युत। स्थिर विद्युत के अंतर्गत मैंने पिछले वीडियो में कुछ परिभाषाएं और कुछ छोटे सवाल व्यंजक हल करके बताए थे। आज हम कुछ परिभाषाएं, महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, इन्हें भी पढ़ेंगे और ये परिभाषाएं अब आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो चुकी है, क्योंकि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत आपको 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाएंगे। उसके बाद 30 नंबर का आपका एक पेपर 100 नंबर का ही होगा सभी विषयों का, जिसमें पार्ट ए बी सी रहेगा, A, B, C रहेगा, ये 30 नंबर का, पार्ट बी भी 30 नंबर का और पार्ट सी 40 नंबर का। टोटल कितना 100 नंबर का हो जाएगा। तो पार्ट ए बी सी में ये ऑब्जेक्टिव रहेंगे 30 नंबर के, ये ऑब्जेक्टिव है और ये 3 अंक के क्वेश्चन है और ये 4 अंक के क्वेश्चन है। तो ये 4 अंक के क्वेश्चन जो है, ये 3 अंक के और ये 4 अंक के, ये 3 दाम 30, 4 दाम 40, तो ये 10-10 क्वेश्चन आएंगे और ये 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे। तो ऑब्जेक्टिव अभी आप और साप्ताहिक टेस्ट होगा नई शिक्षा नीति के अंतर्गत, आपका हर सप्ताह टेस्ट होगा और 70 नंबर आपका 70% अंक आपके इंटरनल एग्जाम के रहेंगे, मतलब आंतरिक मूल्यांकन रहेगा जो टीचर के हाथ में रहेगा, और 30% अंक आपके वार्षिक परीक्षा के होंगे। ठीक है, 70% अंक आपका आंतरिक मूल्यांकन होगा और 30% अंक आपका बाह्य मूल्यांकन होगा। तो जो 70% है वो आपके टेस्ट के आधार पर रहेंगे, हर सप्ताह जो टेस्ट लिया जाएगा उसके आधार पर रहेगा। आपका टेस्ट पेपर भी आपके ग्रुप में आएगा और आपको कॉपी स्कूल में आके जमा करना पड़ेगी। तो इसलिए परिभाषाएं बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। उसके बारे में मैं आपको लिखित पे व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा कि किस प्रकार से एग्जाम क्या होगी, लेकिन अभी ये परिभाषाएं महत्वपूर्ण है ऑब्जेक्टिव के लिए भी और 3 नंबर के क्वेश्चनों के लिए भी परिभाषाएं महत्वपूर्ण हो जाती है अभी। तो देखिए पहली परिभाषा, और ये परिभाषा आपके बड़े क्वेश्चनों के साथ भी आ सकती है या अलग से दोनों परिभाषाएं एक साथ भी पूछी जा सकती है। पहले विद्युत द्विध्रुव। तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है इसे समझ लीजिए। अल्प दूरी पर स्थित 2 समान परिमाण के विजातीय आवेशों के निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो अल्प दूरी पर, ये दूरी है तो बहुत कम दूरी, ये दूरी कितनी है 2 है, पर स्थित 2 समान परिमाण के विजातीय आवेशों। अभी 2 समान तो है Q और लेकिन कौन से है विजातीय, एक प्लस है और एक माइनस है, तो ये विजातीय है। इन 2 आवेशों से बने निकाय को, ये निकाय बन गया क्योंकि 2 युग्म मिलकर क्या बनाते हैं, निकाय बनाते हैं। तो इस निकाय को क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो ये विद्युत द्विध्रुव का मैंने चित्र बना के बताया आपको। अब दोनों आवेशों के बीच की दूरी को द्विध्रुव लंबाई कहते हैं। ये दोनों आवेश है, ये प्लस Q और माइनस Q के बीच की दूरी जो है 2 है, ये द्विध्रुव लंबाई है। फिर उनके बीच की दूरी के गुणनफल क्या बोलते हैं, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को द्विध्रुव अक्ष कहते हैं। तो दोनों आवेशों को मिला रहे हैं प्लस Q और माइनस Q, दोनों आवेशों को मिलाने वाली ये रेखा जो बन रही है, इस रेखा को द्विध्रुव अक्ष कहते हैं। अब ये परिभाषाएं मैंने इसलिए पहले लिख ली कि आपका वीडियो बनाने में टाइम कम लगे, क्योंकि लिखने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैंने पूर्व में लिख लिया, उसके बाद मैं आपको समझा देता हूँ। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा अगली होती है। विद्युत द्विध्रुव के किसी आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे छोटा p से प्रदर्शित करते हैं। तो इसलिए छोटा p बराबर आवेश गुणित उनके दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 2 है। ये अपन ने बताई, आवेश कोई सा भी ले लिया मैंने, कौन सा आवेश लिया Q, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 2 है। दोनों के गुणनफल को क्या कहेंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण या द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। इसका SI मात्रक कूलाम मीटर होता है। तो कूलाम को C से लिखते हैं और मीटर को M से। इसमें C बड़ा लिखना है और M छोटा है। अगर छोटा C M लिख दोगे आप तो ये सेंटीमीटर बन जाएगा, ये नहीं चलेगा, आपको बड़ा C लिखना पड़ेगा और M छोटा।
उसके बाद इसका विमेय सूत्र होता है M0LPA। अभी विमेय सूत्र इसके द्वारा बना। ये क्या है आपका, Q कौन है, आवेश, और 2A कौन है, लंबाई। अब आवेश गुणित लंबाई, तो आवेश का सूत्र अगला क्या होता है, धारा गुणित समय गुणित ये लंबाई साथ में रहेगी। अब धारा को कैसे लिखते हैं अपन, A से, समय को T से, लंबाई को L से। इसमें देखिए प्रीवियस सूत्र में M नहीं है तो M कितना आएगा, 0। फिर L के M के बाद किसका नंबर आएगा, L का, लंबाई का। M से मतलब द्रव्यमान से होता है, द्रव्यमान इसमें भार कोई है नहीं, इसलिए M का मान कितना, 0। फिर लंबाई, लंबाई का मान, लंबाई तो लंबाई का मात्रा संकेत क्या है, L, ठीक है। फिर टाइम का आता है, टाइम का क्या होता है, T। फिर जो इलेक्ट्रिक इकाई है एम्पियर, ये एम्पियर है तो एम्पियर ए। ये सब एक एक है इसलिए एक, और एम की घात 0, ठीक है। इस प्रकार से ये विमेय सूत्र इसके द्वारा बनता है। लेकिन ये सब परिभाषाएं, आप विमेय सूत्र आपको पक्के याद कर लेना है। 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे तो हो सकता है विमेय सूत्र भी पूछे जाएंगे, और सदिश राशियां भी पूछी जाएगी, इकाई भी पूछी जाएगी। हर टॉपिक के अंतर्गत आपको हर परिभाषा की एसआई मात्रक, सीजीएस मात्रक, विमेय सूत्र आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। ये आप परिभाषा को अच्छी तरह कॉपी में लिख लीजिए और नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए, क्योंकि टेस्ट 1 सितंबर से चालू हो जाएंगे आपके, ठीक है। इसे नोट करिए। मैं तब तक फिर अगले क्वेश्चन पे आता हूँ, बड़े क्वेश्चन पे। देखिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 4 नंबर में आ सकता है, पहले 5 में आता था, अब आपका पैटर्न बदल चुका है इसलिए 4 में आ सकता है। तो देखिए क्या है, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति या अनुदैर्घ्य स्थिति, अक्षीय स्थिति का दूसरा नाम क्या है, अनुदैर्घ्य स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, या तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात कीजिए। तो आपको अक्षीय स्थिति में निकालना है विद्युत द्विध्रुव के कारण। तो विद्युत द्विध्रुव तो बता दिया आपको, 2 आवेशों से मिलकर जो बनता है वो क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव, विजातीय आवेशों से। तो ये देखो, एक ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है, ए से बी। ए बी में ए पर प्लस आवेश है और बी पर माइनस आवेश है, और ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है। और अक्षीय स्थिति क्या होती है मैं बता देता हूं आपको, कि ए बी के जो अक्ष है, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को अक्ष कहते हैं, द्विध्रुव अक्ष। तो द्विध्रुव अक्ष के अनुदिश जो बिंदु रहता है, अब इस अक्ष के अनुदिश मतलब इसी दिशा में, इसकी जहाँ दिशा जा रही है उसी दिशा में बिंदु P स्थित है, ठीक है। ये अनुदिश है, अक्ष के अनुदिश है, तो अनुदिश अक्ष के अनुदिश है, उसे कौन सी स्थिति कहते हैं, अक्षीय स्थिति, ठीक है। अक्षीय स्थिति समझ में आ गई कि अक्ष के अनुदिश मतलब जिधर अक्ष जाता है उसके अनुदिश, उसको अक्षीय स्थिति कहते हैं। तो माना ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है। मैं जो ये लिखा है मैं यहीं पर चित्र में समझा रहा हूँ, ये जो लिखा हुआ वर्णन चित्र का ही वर्णन है, इसको देखो समझो आराम से, कि ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, तथा उनके बीच की, इस प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच की दूरी कितनी है, 2a है, तथा उनके बीच की दूरी 2a है। द्विध्रुव को पराविद्युतांक कैपिटल K में रखा गया है, ठीक है। अब द्विध्रुव के मध्य बिंदु, ये द्विध्रुव है, इसका मध्य बिंदु कौन है, O। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु कौन सा है, P स्थित है। O से r दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P स्थित है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मतलब बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो देखो वर्णन में मैंने वही समझाया है कि माना है भी एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, तथा उनके बीच की दूरी 2a है ना। ये दो आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 2a है। द्विध्रुव को के परावैद्युतांक कैपिटल के मतलब बड़ा के परावैद्युतांक में के माध्यम में रखा गया है, ठीक है। और विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P स्थित है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ओके, तो अब तीव्रता ज्ञात करने के लिए देखिए कैसे होगा।
अपन कूलॉम के नियम के अनुसार जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी उसी सूत्र का उपयोग करते हुए यहाँ पर देखेंगे। देखिए अब लिखते हैं बिंदु ए पर, पहले बिंदु ए पर निकालेंगे। अब ए पर कौन सा आवेश है? प्लस क्यू, ठीक है। ए पर प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र अब अपन ए बिंदु के कारण विद्युत क्षेत्र निकालेंगे और बी बिंदु के कारण। अब ए बिंदु के कारण विद्युत क्षेत्र कौन सा बन रहा है वो देखना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको विद्युत क्षेत्र को इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, इसलिए इसको ई से दर्शाया गया है। अब बिंदु ए अक्ष के इस दिशा में है तो बिंदु पी पर निकालना है, तो ए के अनुदिश किधर जाएंगे अपन? इस साइड जाएंगे। ए से कहां जाएंगे? पी पे जाएंगे। ए से पी पे जाएंगे, ठीक है। ए से पी पे जाएंगे तो देखिए ए से पी पे जाने की दिशा ये वाली आ रही है, एपी दिशा। तो एपी दिशा में कौन सा विद्युत क्षेत्र आ रहा है? इस दिशा में E1। तो बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र E1 आएगा और E1 का सूत्र आएगा अपना कूलॉम के नियम से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बड़ा के गुणित आवेश कौन है? Q बटा दूरी का वर्ग। दूरी उस टाइम R रहती थी, लेकिन यहाँ दूरी कौन से लेंगे अपन? AP लेंगे, क्योंकि अपन को बिंदु A पर प्लस Q आवेश के कारण तीव्रता निकालना है। तो दूरी A से P की आएगी, तो दूरी कौन सी आ जाएगी? AP का वर्ग। अब यहाँ पर दिशा बताना पड़ेगी, A से P की दिशा में। यहाँ दिशा जरूर बता दें, क्योंकि अपन सदिश का उपयोग नहीं कर रहे हैं। ए बी के ऊपर सदिश लगा दो। यहाँ E1 सदिश E2 सदिश नहीं निकाला, डायरेक्टली कर रहे हैं, इसलिए यहाँ दिशा बता दो तो क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर AP का मान निकालना पड़ेगा अपने को। तो AP बराबर देखिए, चूंकि इधर लिखिए, चूंकि AP बराबर, अब AP को अपन को द्विध्रुव के मध्य बिंदु से दूरी निकालना पड़ेगी। तो AP को द्विध्रुव के मध्य बिंदु से, तो द्विध्रुव के मध्य बिंदु से AP की दूरी निकालना है। ये A से P की दूरी, इतनी दूरी को ज्ञात करना है इस O से। तो देखो O से P की दूरी, OP लिख दो पहले तो, OP। अब OP में से अपन को चाहिए इतनी, तो इतनी क्या करना पड़ेगी? कम करना पड़ेगी, OA कम करना पड़ेगी। देखो OP लिख लिया। OP में से मैं घटा दो किसको? O से A को घटा दो, माइनस OA। तो अब OP का मान कितना है? R। और OA का मान कितना है? अब OA कैसे आएगा? देखो द्विध्रुव का मध्य बिंदु है, तो द्विध्रुव की लंबाई कितनी है? 2 है। तो मध्य बिंदु के कारण 2A के बराबर हिस्से हो जाएंगे A। तो ये O से A की दूरी और O से B की दूरी दोनों कितनी हो गई? A है। तो OA भी A है, OB भी A है, तो ये A आ गई। इसलिए E1 में ये मान रख दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K गुणित Q बटा AP का मान क्या आ जाएगा? R माइनस A पूरे का वर्ग। इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दीजिए, इतना लिख लीजिए। चलो पूरा बाद में पूरा लिख ले, इधर का पूरा कंप्लीट करवा ही देता हूं। अब बिंदु B पर निकाल लो। बिंदु B पर माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। तो देखो दोनों में सेम लिखना है। A पर प्लस Q आवेश के कारण कहीं आपको रटने की जरूरत नहीं है। ये भी मैंने आपको चित्र का वर्णन कहीं रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चित्र को देखो अपने आप वर्णन आ जाएगा, चित्र को देख के ही लिखना है ये। और ये भी मैं आपको समझा रहा हूँ, बिंदु A पर प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव।
और बिंदु बी पर माइनस क्यू आ, इसके कारण बिंदु बी पर विभव। अब ये माइनस क्यू के कारण माइनस क्यू अब किधर आ रहा है, मध्य बिंदु से इस साइड आ रहा है, तो अपन को बी बिंदु से कहाँ आना पड़ेगा, इस दिशा में आना पड़ेगा। तो इस दिशा में कौन सी तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र कौन सा है, E2 है, तो इसलिए E2 बराबर आएगा, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा E2 बराबर कूलम के नियम से वही सूत्र लिखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के गुणित आवेश बटा दूरी का वर्ग। तो दूरी कौन सी आएगी, PB आएगी। अपन P से अब B दिशा में जा रहे हैं, तो दूरी आ जाएगी PB पूरे का वर्ग। यहाँ दिशा बता दो, PB सदिश दिशा में। अब PB का मान निकाल लो, तो PB का मान निकाल लेते, चूंकि PB बराबर क्या है, अब देखो इसको भी OP से बताया था मध्य बिंदु से, तो इसको भी PB को भी OP को बताना ही पड़ेगा। अपन को PB चाहिए, ये बड़ी दूरी चाहिए, P से B की दूरी, तो अपन पहले क्या ले ले, OP, तो पहले OP ले लिया। अब OP में मेरे को इतना बात क्या करना पड़ेगा, यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक तो आ गया मैं, मेरे को P से कहां तक जाना, B तक जाना है, तो यहाँ तक जाना, इतना और जोड़ना पड़ेगा ना, इतना भाग जोड़ देता हूं। तो ये भाग कौन सा है, OB, तो OB भाग को जोड़ देता हूं। तो OP का मान तो पता है आपको, OP का मान कितना है R, और प्लस OB का मान कितना है A, ये A भाग 2 बराबर, इसलिए A आ जाएगी। तो ये इसलिए ये मान कहां रख दो, E2 में रख दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के गुणित Q बटा PB का वर्ग। तो PB का मान क्या निकला अपना, R प्लस A पूरे का वर्ग। ये समीकरण नंबर 2 नाम दे दो इसको, ये 1 और ये 2, ठीक है। अब E1 और E2 निकल गई, लेकिन अपन को परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, देखिए अब परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या रहेगा, E1 और E2 एक ही दिशा में है, मतलब एक ही रेखा पर है और विपरीत दिशा में है। देखो E1 इधर जा रहा है और E2 इस दिशा में जा रहा है, तो अपना परिणामी विद्युत क्षेत्र कहाँ निकलेगा, P पर निकलेगा। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालने पर E1 क्या है, द्विध्रुव से ज्यादा दूरी पर है, E1 द्विध्रुव से ज्यादा दूरी पर है, इसलिए E1 बड़ा है, और E2 द्विध्रुव के पास में है, तो E2 क्या है, छोटा है। तो अपन बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र आ जाएगा। तो देखिए कैसा आएगा, थोड़ा मेरे पास जगह कम मिलेगी, मैं यहां से लिखना चालू करूंगा। तो देखिए, क्योंकि E1 और E2 एक ही रेखा पर विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, एक ही रेखा पर विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, तथा E1 बड़ा है E2 से, E1 बड़ा है E2 से, इसलिए बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आ जाएगी, E बराबर, यहां लिख देता हूं मैं, E बराबर E1 में से E2 को घटा देंगे। तो बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आ जाएगी, E का मान कैसे निकलेगा, बड़े में से छोटा घटा देंगे, तो E बराबर E1 का मान समीकरण 1 से बोलो, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के गुणित Q बटा R माइनस A का वर्ग, बीच में क्या चिन्ह है, माइनस,
फिर E2 का मान समीकरण 2 से बोलो, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के गुणित Q बटा R प्लस A का वर्ग। ये मान, ये एक से समीकरण 1 से ये वाला मान रख लिया अपन ने, ये E2 का मान समीकरण 2 से रख लिया यहाँ पर। तो यहाँ लिख दो कहां से मान रखा, समीकरण 1 तथा 2 से ये मान रखे गए हैं। ठीक है, अब देखिए E बराबर, ये E बराबर चलता रहेगा यहाँ पर 1/, यहाँ देखो बेटा Q ऊपर है, दोनों में, दोनों पक्षों में Q ऊपर है, तो ऊपर से Q कॉमन निकाल लो और बटे में कॉमन क्या निकलेगा, 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ये निकल जाएगा कॉमन, 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ऊपर में Q है कम Q है कम Q, तो दोनों में Q है तो Q बार कर लिया, और नीचे क्या 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, गुणित का चिन्ह निकालो और कोष्टक में लिख दो जो जो बचा हो। यहाँ से Q चला गया तो क्या बचेगा, खाली 1 बचेगा, और नीचे से ये चला गया तो क्या बचेगा, R माइनस ए पूरे का वर्ग, R माइनस ए पूरे का वर्ग बचेगा, और माइनस बीच में यहाँ पर भी Q चला गया तो क्या बचेगा, खाली 1। ठीक है, और यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के चला गया तो अंदर बचेगा R प्लस ए पूरे का वर्ग और बड़ा कोष्टक बंद। अब देखिए Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 के गुणित, यहाँ लघुत्तम ले लेते हैं अपन, क्या लघुत्तम, दोनों अलग अलग है तो दोनों आएंगे, R माइनस ए पूरे का वर्ग और R प्लस ए पूरे का वर्ग, ये दोनों लघुत्तम लिए। तो लघुत्तम लेने में क्या करते हैं अपन, हर का भाग देते हैं, तो इसका भाग इसमें देंगे तो R माइनस ए से R माइनस ए कट जाएगा, ऐसा भाग दे के देख लो क्या करते हैं, इससे ये कट जाएगा, बचेगा कौन, R प्लस ए कटेगा बचेगा, तो जो बचता है उसका गुणा क्या होता है, ऊपर अंश में होता है, तो इसमें एक में ऊपर कौन है, एक में गुणा करेंगे किसका, R प्लस ए का, तो R प्लस ए का वर्ग एकम, R प्लस ए, बीच में चिन्ह माइनस लगाओ, R प्लस ए का भाग देंगे वर्ग वाले का, तो ये इससे ये पूरा कट जाएगा, बचेगा R माइनस ए पूरे का वर्ग। लघुत्तम ऐसे लिया जाता है, लेकिन आप डायरेक्टली कर सकते हैं, इन दोनों को साथ में लिख लो और इसका गुणा इधर कर दो, नहीं इसका गुणा इधर कर दो। ठीक है, अब E बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 के गुणित, अब यहाँ सूत्र लगा देता हूं, ये आपने सूत्र पढ़ा था x और y का, x प्लस y का वर्ग बराबर 9वीं से पढ़ते आ रहे हो, x का वर्ग धन y का वर्ग धन 2xy। ठीक है, यहाँ x की जगह पे कौन है r और y की जगह पे कौन है a, तो पहले का वर्ग धन, ये पहला मान लो नहीं दूसरा मान लो, पहले का वर्ग धन दूसरे का वर्ग धन 2 पहला गुणित दूसरा। ठीक है, ऐसा लिख लेंगे अपन, तो देखो यहाँ पहले का वर्ग धन दूसरे का वर्ग धन 2 सूत्र का और a और x और y, तो r a हो गया, x का वर्ग y का वर्ग धन 2xy, तो ये x है और ये y है। ठीक है, सूत्र का प्रयोग करा अपन ने, माइनस बाहर बैठा है इसलिए अपन को अभी पहले इसको भी हल करेंगे। यहाँ देखो धन के लिए धन 2 भी आए, धन 2xy आया, यहाँ ऋण है तो ऋण 2xy आएगा सूत्र में, इसका भी सूत्र लगा देंगे अपन, कोष्टक में ही रखना क्योंकि बाहर माइनस है, अभी माइनस का गुणा अपन अभी नहीं कर रहे, बाद में करेंगे। पहले का वर्ग धन दूसरे का वर्ग और ये ऋण के कारण ऋण 2ra हो जाएगा, और कोष्टक बंद रखना क्योंकि ये माइनस का गुणा अपन करेंगे तब ये कोष्टक हटा देंगे। नीचे r माइनस ए का वर्ग r प्लस ए का वर्ग, ये दोनों का वर्ग है, ये भी वर्ग है और ये भी वर्ग है, मतलब घात दोनों समान है, तो मैं दोनों की घातों को एक साथ लिख देता हूँ और इसको मध्य कोष्टक में पैक कर लेते हैं, r माइनस ए r प्लस ए और इसको पूरे का वर्ग लिख देते हैं। ठीक है, और ये बड़ा कोष्टक बंद कर दिया, ये दोनों का वर्ग एक साथ है, मेरे को यहाँ फार्मूला लगाना पड़ेगा इसलिए मैं दोनों का वर्ग एक साथ लिख दिया है। आप देखिए ऊपर से
r का वर्ग धन a का वर्ग धन 2ra, ऋण का गुणा अंदर करो तो धन वाले ऋण में हो जाएंगे और ऋण वाला धन में हो जाएगा। तो ये ऋण वाला धन वाला ऋण में, ये भी धन वाला ऋण में और ये ऋण वाला धन में, और नीचे एक बार घट रहा है एक बार जोड़ रहा है। तो याद आया सूत्र, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई बराबर क्या होगा, x का वर्ग माइनस y का वर्ग। मतलब एक बार घट रहा है एक बार जोड़ रहा है तो पहले का वर्ग ऋण दूसरे का वर्ग, ये फार्मूला यहाँ लग जाएगा। तो ये कोष्टक को मैं छोटा कोष्टक कैसा बना लेता हूँ, पहले का वर्ग ऋण दूसरे का वर्ग, ठीक है। ये अब आगे जाके देखिए, माइनस का गुणा अंदर करने से ये धन का आर वर्ग से ऋण का आर वर्ग कैंसल, धन के वर्ग से ऋण का वर्ग कैंसल। अगले स्टेप में क्या बचा अपने पास, q बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 के गुणित, अब बड़ा कोष्टक लगाने का कोई मतलब नहीं है, 2 आ रहे तो धन के दोनों, ये भी धन का ये भी धन का, दोनों जोड़ लेंगे, दोनों दो कितने 4 आ रहे। नीचे क्या बचा, आर वर्ग माइनस ए वर्ग पूरे का वर्ग। अब देखिए अगले स्टेप में क्यू गुणित 4 पाई एप्सिलॉन 0 के गुणित, इसको मैं ऐसा करता हूं, इसको 1 लिख देता हूं और गुणित क्यू को इधर पहुंचा देता हूं, क्यू गुणित, अब मैं इसको p में बदलना चाहता हूं। द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा जो मैंने समझाई थी क्या थी, p बराबर q गुणित 2a, ये सूत्र में बदलना है तो मेरे को ये चीज लाना पड़ेगी, p में लिखना है मेरे को, p में। तो p बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, q गुणित 2a लेना पड़ेगा। तो q तो अपना यहाँ से मैंने इधर ले लिया, यहाँ के इधर से इधर लिया है तो क्या बचेगा यहाँ पर गुणे में 1। अब 2a यहाँ से निकाल लो, देखो a तो ये रहा, 4 में से 2 निकाल लो, मतलब 2 के टुकड़े 4 के टुकड़े कर लो, तो 2a अलग कर लिया मैंने। गुणित में अब क्या बचेगा बताओ, q तो आ गया इधर से, 4 में से मैंने 2 निकाल लिया और ये 1 को लिख दिया, तो यहाँ 4 में से 2 का गुणा 2 अलग कर दिया तो 2 दूनी 4 होता, तो 2 बचा और ये r अलग से, ठीक है, समझ आएगा। तो फिर से गुणा कर लो, 2 दूनी 4 r a, ये आ गया और ये q, r का वर्ग माइनस a का वर्ग का पूरे का वर्ग। अब ये अगले स्टेप में आप इसको बदल लेना, 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 के गुणित, ये बन गया पूरा p, छोटा p, ठीक है, गुणित 2r बटा r का वर्ग माइनस a का वर्ग का वर्ग, वर्ग का वर्ग। यहाँ कारण बता दो आपको कि छोटा p बराबर क्या होता है, q गुणित 2a होता है, इसलिए मैंने q गुणित 2a की जगह क्या लिख दिया, p लिख दिया, द्विध्रुव आघूर्ण। अभी परिभाषा बताई थी ना आपको। चलो इतना वीडियो रोक कर लिख लो इसे, मैं फिर ये वाली परिभाषा ये मिटा के यहाँ पर दो एक लाइन और बची है उसको मैं यहाँ कर देता हूँ, पहले इतना रोक कर लिख लो। देखिए इतना तो लिख लिया होगा आपने, यहाँ का मैंने मिटा दिया है अभी और इतना आपने लिख लिया है, ठीक है। अब मैं जो मिटाया है इसकी जगह पर यहाँ दूसरा इसके आगे बढ़ाऊंगा, इसके आगे यहाँ पर बढ़ाऊंगा। तो देखिए आप जानते हो कि द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है, तो ये 2a के टुकड़े a हो गए, तो ये दूरी और ये दूरी में की तुलना में r क्या है, बड़ी दूरी है, O से P की दूरी क्या है, बड़ी है, ज्यादा दूर है, और ये कितनी है, छोटी है, ये दूरी कितनी है, O से A की दूरी कितनी है, छोटी है। द्विध्रुव इतना छोटा है तो मैं द्विध्रुव मान लो इतना छोटा हो जाए, ये A है ये B है, तो ये A आ जाएगा, लेकिन P तो इतना दूरी है ना, ये बिंदु P, तो ये R दूरी तो बड़ी रहेगी ना। तो अगर द्विध्रुव को मैं छोटा कर दूं, बहुत ही छोटा कर दूं, द्विध्रुव बहुत ही छोटा हो जाए तब A का मान लगभग 0 हो जाता है, क्योंकि A का मान लगभग नगण्य हो जाता है किसकी तुलना में, R की तुलना में। तो ये R की तुलना में A का मान 0 हो जाता है, तो मैं A की जगह क्या रख दूंगा, 0। देखो कैसे होगा, आप समझे कि नहीं, कि द्विध्रुव छोटा कर दो। अभी देखो द्विध्रुव इतना बड़ा है तो ये दूरी A का मान, ये A है, तो A की दूरी से R की दूरी क्या है, बड़ी है, तो A का मान तो छोटा ही है ना।
अगर द्विध्रुव को और छोटा करता हूं तो ए का मान तो बहुत ही छोटा हो जाएगा ना, तो बहुत ही छोटा हो जाएगा किसकी तुलना में, आर की तुलना में। तो कारण लिखना पड़ेगा, यदि द्विध्रुव का आकार बहुत ही छोटा हो तो ए का मान छोटे से छोटा होगा किसकी तुलना में, आर की तुलना में। ए का मान बहुत ही छोटा, मतलब इसको डबल लेस देन कर दो, डबल लेस देन। डबल लेस देन क्या होता है, बहुत ही छोटा कहलाएगा किसकी तुलना में, आर की तुलना में। तब ए बराबर 0 रखने पर, तो ए बराबर 0 रखो, कहां पर रख दे ए का मान, यहां पर 0 रख दो। तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के गुणित ऊपर 2, ये देखो मेरे को आर अलग 2 पी आर कर, 2 को आगे ले लेता हूं, 2 पी आर बटे आर का वर्ग माइनस 0 का वर्ग, 0 का वर्ग और पूरे का वर्ग फिर, ठीक है। ये आर का वर्ग एक और एक की जगह क्या रख दिया मैंने, 0 रख दिया, ठीक है। ये 0 है और ये ए है, तो यहां देखिए अगले स्टेप में ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के गुणित ऊपर 2 पी आर और नीचे आर का वर्ग बचेगा, खाली 0 का आर वर्ग में से 0 घटाऊंगा तो आर वर्ग ही बचेगा, आर वर्ग का वर्ग, आर वर्ग का वर्ग। अगले स्टेप में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के गुणित 2 पी आर बटे आर की घात कितनी, 4, 2 दूनी कितनी हो जाएगी, 4। अब आर, इस आर से आर की घात 4 को काट दो, कितनी बार कटेगा, आर की घात 3 बार, क्योंकि एक घात कम हो गई, ये एक आर है, एक आर घट जाएगा इसमें से। अब ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के गुणित ऊपर 2 पी बटे आर की घात 3, यही अभिष्ट व्यंजक है अपना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, यहां लिख दो, यही अभिष्ट व्यंजक है। ये आपको ड्रॉ कर लो वीडियो को और अच्छी तरह तैयारी कर लो इसकी। जैसे वीडियो को बार बार देखोगे तो भी आपको समझ में अच्छी तरह आ जाएगा, मैंने अच्छी तरह समझाया है, ठीक है। इसे वीडियो को रोक कर पूरा लिख लीजिए।